हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। और मेरा नाम सबको पता ही है, समृद्धि है, ठीक है। और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने 100 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज हम गिनती दोबारा से 1 से ही चालू करने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ये तो हो गया पहला, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो साथ में नोटिफिकेशन वाला एक घंटी आती है ना, घंटी बनी होगी इस तरह से, है ना। इस घंटी को भी प्रेस कर देना, तभी आपको अपडेट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज बाय एग्जाम्पल को ज्वाइन करते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको पता लग जाएगा कौन सी क्लास किस टाइम, क्योंकि कई बार क्लास के टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं, तो क्लास पता लग जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप, जिसका यहाँ पे लोगो यहाँ पे बिना भी हुआ है। सो अगर आप इस एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करते हैं भाई साहब, उसके फायदे तो बहुत ज्यादा इमेंस है। जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है दैट इज पीडीएफ, वो यहाँ पे भी मिलेंगे। इसके अलावा जैसे यूपीएससी के साथ साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारे और कोर्सेज हैं। कई बार यार मन करता है कि एटलीस्ट यार इन कोर्सेज को भी देख लें, क्लास देख ले कोई, तो वो भी मददगार मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विद रेफरेंस टू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम्स जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। एक आपकी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आई थी, उसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये चीज बतानी। लिबरलाइज रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? जो बाहर से आपके पास रेमिटेंसेस आ रही है, मतलब समथिंग अक्रॉस दी बॉर्डर। तो कुछ बॉर्डर पार से चीजें आ रही हैं भाई साहब, उसकी आपने लिबरलाइजेशन करी है। मतलब पहले उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, अब उन रिस्ट्रिक्शंस को कम किया है, दैट इज आपने कुछ अप्रूवल्स वगैरह को यहाँ पे कम किया होगा। तो अगर आपको बिल्कुल, आप लेमैन हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो कैसे सही करें, देखते हैं। A person can perform as many number of transfers as he want unless he reaches an amount limit of this much dollar। अब देखो, यूजुअली ना हम लोग ये मानते हैं, आप सबको पता है ना कि आरबीआई रेगुलेटर, तो ठीक है, अप्रूवल्स जो है उन्होंने कम कर दिए होंगे, कुछ राहतें भी देती होंगी, लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल ही राहत फ्री कर दिया होगा? हम लोग क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहते हैं? हम लोग तो एक छोटी सी लिबरल, हमारी एक इकोनॉमी है जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। बहुत ही छोटे से हम कहते होते ना, बहुत ही छोटे से हम इंसान है यहाँ पे। तो इतना ज्यादा मनी यहाँ पे ट्रांसफर करना तो पॉसिबल नहीं है ना, मतलब कि इससे ज्यादा भी बिना मतलब के पैसा आता जा रहा है तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगे। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना। सो हो सकता है कि अगर आपको एक बार गेस वर्क करना है तो आप कह सकते हो कि हाँ यार, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही होगी। नेक्स्ट, LRS restricts buying and selling of the purchase of the lottery tickets and prescribed magazines। अगर आप लोगों ने फॉरेन पॉलिसी वाली क्लास की है, उसमें मैंने बोला है कि यार ये चीजें तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, कि आप बाहर से आके यहाँ पे, ये नहीं है कि आप कोई भी लॉटरी टिकट्स खरीद रहे हो, कोई भी आप यहाँ पे मैगजीन्स खरीद रहे हो, ऐसे ये भी मैंने बताया। तो बिल्कुल हाँ, ये भी होगा। तो मतलब एक गैस वर्क करना हो तो आप बोल सकते हो कि बोथ आर करेक्ट। चलिए अदरवाइज देख लेते हैं क्या है। ये स्कीम जो थी, इसका उद्घाटन हुआ था कब? 2004 के अंदर। कब हुआ था इसका उद्घाटन? 2004 के अंदर हुआ था। एंड ये उस टाइम जो थी, उस टाइम इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन फिर आरबीआई ने देखा यार दिस इज लीडिंग टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम। आरबीआई ने उस टाइम इसके ऊपर 2000 मतलब डॉलर का, यूएस डॉलर का आपके यहाँ पे बैन लगा दिया था कि इतना ही अकाउंट में आ सकता है। और अब इस कैप को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 25,000, ठीक है। नहीं, 25,000 नहीं हुआ, 2.5 लाख हो गया। पहले 2 लाख था, अब 2.5 लाख डॉलर हो गया, ठीक है। कि 2.5 लाख डॉलर तक जो है कोई भी आपको वो चीज नहीं करनी पड़ी।
सो यहाँ पे वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि जगह होगी, कोई जमीन होगी, वो जायदाद वो खरीद सकता है, शेयर्स एक्वायर कर सकता है, कोई डिबेंचर्स खरीद सकता है, या फिर कोई एसेट्स आउटसाइड इंडिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है वो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को भी मेंटेन कर सकता है जो बैंक से आउटसाइड आरबीआई। ठीक है, सो यहाँ पे इसके अंतर्गत रेजिडेंट्स दे कैन ट्रांसफर दी मनी, है ना, जो भी यहाँ पे रेजिडेंट रहते हैं वो एक तो देखो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है, सो दे कैन ट्रांसफर दी मनी। ठीक है, इसके अलावा ये मिनिमम पैसा यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक चीज और कि दिस इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट्स, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट्स को ऊपर लागू होगा यार वो तो धमा चौकड़ी मचा देंगे यहाँ पे, पार्टनरशिप फर्म्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो ट्रस्ट होती है उन पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो हाउसिंग फेडरेशन टाइप्स आपकी होती है एचयूएस, उन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये भी देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा जो है वो टेररिस्ट अटैक के चलते ही आ गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम है ना ये चेक करना, क्योंकि ये भी तो हो सकता है बाई चांस की कोई टेररिस्ट अटैक करने के पर्पज से सोच रहा हो इंडिया में इन्वेस्ट कर दो, सो दैट विल ऑल्सो बी चेक। सो हमने गेस बिल्कुल सही किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड स्कीम है। कब लॉन्च हुआ था वह सोवरेन गोल्ड बॉन्ड? 2015 के अंतर्गत। ठीक है, सो यहाँ पे किस चीज के लिए करी गई थी? देखो आपको पता है इंडिया बहुत सारा गोल्ड इंपोर्ट करता है, क्योंकि हम भर भर के गोल्ड देते हैं शादियों में। सो इसीलिए जो है ये स्कीम का लॉन्च किया गया था। एंड इस स्कीम के अंदर क्या था कि एक मिनिमम एंड एक मैक्सिमम जो था आपका लिमिट रख दी गई थी कि इतनी मिनिमम है इतनी मैक्सिमम लिमिट होगी। ठीक है, सो यहाँ पे पहले तो हम समझ लेते स्कीम क्या है, फिर हम देखेंगे है हुआ क्या था। तो बेसिकली इस स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ था, मान लीजिए जो मतलब गोल्ड है ना वो आपके बॉन्ड की फॉर्म में इंस्टीट्यूट होता था। मतलब जैसे कि आपने बॉन्ड खरीद लिया या फिर आपने गोल्ड खरीद लिया, सो ये माना जाता था कि फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस किया जा रहा है किसके द्वारा? बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, देखो यू पीपल नो कि बहुत बार क्या होता है कि आप गोल्ड दे देते हो बट वो गोल्ड बैंक्स में पड़ा रहता है। सो यहाँ पे एक बॉन्ड दे दिया जाएगा, दिस बॉन्ड विल बी नोन एज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होगा ये इशू किया जाता है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा। एंड इसके ऊपर ना एक सॉवरेन गारंटी लिखी होगी कि आप जो है हम गारंटी दे रहे हैं कि आप जब इसको बेचोगे तो आपको मार्केट प्राइस पे इस बॉन्ड का प्राइस मिल जाएगा। जैसे कि गोल्ड को जब आप बेचते हो तो मार्केट प्राइस पे गोल्ड की वैल्यू मिलती है ना, ऐसे इसमें सिंस ये बॉन्ड है तो इसकी डीमैट ट्रेडिंग भी हो सकती है, डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग भी हो सकती है। ठीक है, और इसको स्पॉट गोल्ड प्राइसेस के आधार पे ही इसका प्राइस डिसाइड होगा, नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं ना। एंड इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना दैट इज ऑल्सो वेरी लेस, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.5% पर एनम। ठीक है, सो यहाँ पे ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाएगा। किसको दिया जाएगा? रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज, इंडिविजुअल्स, इन सबको यहाँ पे दिया जा सकता है। अब यहाँ पे मिनिमम कितना गोल्ड इशू कर सकते हैं? सो मिनिमम जो लिमिट है दैट इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, और मैक्सिमम एक पर्सन 4 kg तक गोल्ड जो है बॉन्ड खरीद सकता है। ठीक है, टेन्योर कितनी होगी? 8 सालों की होगी। और एग्जिट ऑप्शन होती है, मतलब 5 साल के बाद आप अगर एग्जिट करना चाहे कि यार हमें फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना है तो 5 सालों का आपको इंटरेस्ट 2.5% के हिसाब से मिल जाएगा एंड यू कैन एग्जिट इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा टैक्स, सो टैक्स यहाँ पे बिल्कुल टैक्सेबल इनकम होगा, जो भी इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा वो टैक्सेबल इनकम होगा। ठीक है, सो कैपिटल गेन टैक्स रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। मिनिमम मैंने आपको बता दिया कितना होल्ड कर सकते हैं। सो सेल्स किसके थ्रू होगी? बैंक्स के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेल्स हो गया, फिर कोई एजेंट्स के थ्रू भी सेल हो सकती है। सो दिस इज द थिंग विच इज अंडर इट। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहां तक समझ में आया?
यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन 500 ग्राम तक बोल रहा है वो पर फिजिकल ईयर, बट ऑन एन एवरेज वो 4 kg जो है पर पर्सन स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि 8 साल है ना, 8 सालों में 4 किलो तो आराम से होगा, 500 ग्राम हर साल, तो 4 किलो हो गया ना, ठीक है। और ये बॉन्ड, इनको जैसे कि बॉन्ड्स है ना, सो इनको आप एज अ कोलेक्ट्रल भी यूज कर सकते हो। जैसे आप को ये बॉन्ड मिल गया, तो आपने अगर किसी को कुछ गिरवी रखना है तो आप इसको गिरवी रखने की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, एक्सचेंज पे भी लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दे आर लॉन्च टू ड्रास्टिकली रिड्यूस द इम्पोर्ट ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया इसने, ड्रास्टिकली। अरे यार जादू की छड़ी थोड़ी है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, ड्रास्टिकली आगे एकदम तो आप बिल्कुल भी नहीं रिड्यूस कर सकते, है ना। नेक्स्ट, एक गलत हो गया तो आंसर विल बी आइदर बी और सी। पार्शियल ट्रांसफर ऑफ द बॉन्ड इज ऑल्सो पॉसिबल थ्रू एक्सचेंजेस, वही जो मैंने आपको बताया, पार्शियल ट्रांसफर पॉसिबल है, ट्रेड भी हो सकता है, सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी बी। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, क्लैरिटी भी आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। चीख के 50 बार बताया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में क्लास में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, अगर आपको याद हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2025 के अंतर्गत भी इसके बारे में बात की गई थी कि वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। सो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। किसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है न्यू इंडिया में, ठीक है। एंड इस वन स्टॉप सॉल्यूशन को जो होस्ट करेगा वो आपका करेगा इंडियाज इन्वेस्टमेंट ग्रिड। सो जो भी यहाँ पे डैशबोर्ड है, मतलब इसका एक डैशबोर्ड होगा, जैसे कि आपका डैशबोर्ड होता है ना टेस्ट सीरीज वगैरह का, ऐसे इसका भी एक डैशबोर्ड होगा। और इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया था अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसीलिए न्यूज में था। एंड दिस विल बी रेगुलेटेड बाय इंडियाज इन्वेस्टमेंट ग्रिड, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी इसके लिए जो भी टास्क फोर्स होगी, दैट विल बी हेडेड बाय हुम, दैट विल बी हेडेड बाय, यू कैन से, मतलब छोड़िए वो इंफॉर्मेशन छोड़ दो, बस इतना याद रख लेना कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उनका एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है। एंड उसको एक डैशबोर्ड की फॉर्म में होगा, मतलब दे कैन यूज दैट। एंड इसको किया जा रहा है इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड की मदद से, ठीक है। एंड जो ये इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड है, ये DPIIT और इन्वेस्ट इंडिया का ऑप्शन है। और आपको पता है, मतलब हर जगह धक्के ना खाने पड़े, एक ही जगह हो जाए, इसीलिए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा। एंड DPIIT फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और ये आपको पता है ना, ये इट इज व्हाट, दिस इज अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ 100 करोड़ रुपीज। एंड यहाँ पे सिर्फ ब्राउन फील्ड के लिए नहीं है, ओनली वाली तो ऑप्शन 90% गलत ही होती है। आंसर क्या है? बी, क्योंकि ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए। आपका होमवर्क ये है, कमेंट बॉक्स में बताना है व्हाट इज ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच इज रिलेटेड टू AT1 बॉन्ड्स। AT1 बॉन्ड्स को बोलते हैं एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स। आपको बताना है कि एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स सही है, ठीक है। अच्छा चलो मैं इसका हिंट दे देती हूँ कि इन एडिशनल टीयर 1 को बोलते हैं अनसिक्योर्ड परपेचुअल बॉन्ड्स, जिनको इशू किया जाता है बेसल 3 नॉर्म्स के जो भी कैपिटल बेस है उसको मीट करने के लिए। तो बताइए क्या होगा? तो सेबी रेगुलेट करता है, गलत हो गया। जैसे ही 3 गलत हुआ, आपके पास आंसर कहीं हद तक निकलने लग गया। सो चलो देख लेते हैं। देयर इज नो पुट ऑप्शन अवेलेबल टू इट्स होल्डर्स मीन्स, देखो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन कहाँ पे थी? कैपिटल मार्केट में थी। ये बैंकिंग से रिलेटेड है, तो बिल्कुल हाँ, ये तो स्टेटमेंट सही होगी कि पुट ऑप्शन तो नहीं होगा। सो 1 तो होना चाहिए। सो आंसर ए होगा। हमने तुक्का मार दिया। देखते हैं अब होता क्या है। सो एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते क्या, कुछ आइडिया? चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको पता है ना, जो बेसल
जिनको नहीं नॉलेज, वैसे मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास में मैंने बेसल नॉर्म को बहुत डिटेल में बताया था। बेसल नॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 के भीतर। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि आपका एक बैंक था, ठीक है, हर स्टेट बैंक इन जर्मनी, वो कोलैप्स होने लग गया था। इसीलिए जो कंट्रीज थी उन्होंने लग्जमबर्ग में मीटिंग डिसाइड की और उन्होंने सोचा कि नॉर्म्स होने चाहिए, एंड फाइनली द नॉर्म्स वर फाइनलाइज्ड एट बेसल 1, 2 एंड अभी 3rd वर्जन चल रहा है इसका, ठीक है। 4th पे काम हो रहा है बनाने, ताकि बिकॉज दीज वर्ड क्या हुआ है कि सारे बैंक्स आपस में इंटर रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पे बेसल नॉर्म्स क्या कहते हैं कि 9.5% आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी होगी, लेकिन आरबीआई क्या बोलते हैं? 11.5% मेंटेन करना होगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब आरबीआई के द्वारा ये बोला जाता है। सो यहाँ पे मतलब इसके अंदर आपके पास क्या है? Tier 1 कैपिटल, Tier 2 कैपिटल एंड एडिशनल Tier 1 capital. So this additional Tier 1 capital is 81. So यहाँ पे there is no put option available to its holder. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल होता ही नहीं है। These bonds can partially or fully skip this interest payment for a year if the bank's fall ratio fall beyond this statement is also. ठीक है, ये हम लोगों ने किया था। तो बैंक्स अपनी क्या कर लेते हैं? बेसिकली Tier 1 में क्या आ जाता है? इक्विटी आता है, Tier 2 में डिबेंचर्स आते हैं, एडिशनल Tier 1 में क्या आता है? प्रेफरेंस आते हैं। सो यहाँ पे ये कह रहे हैं दीज बॉन्ड्स कैन पार्शली और फुली स्किप देयर इंटरेस्ट पेमेंट। ये बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट स्किप हो जाएगी अगर Tier 1 रेशियो फॉल कर रही है बियॉन्ड थ्रेशोल्ड, मतलब जितना मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए उससे कम है, तो इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल हाँ, अरे भाई अगर Tier 1 रेशियो ही कम होगी जितनी होनी चाहिए तो थोड़ी इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी ए। थोड़ा सा टेक्निकल था बट गेस वर्क करके आप यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये अभी न्यूज में ज्यादा था बिकॉज ऑफ द येस बैंक ऑल्सो। सो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके रिलेटेड दे रखी, रिसेंट केस ऑफ येस बैंक के कारण मतलब ये न्यूज में था। Okay, coming towards the next question, again related to current affairs, National Disaster Response Fund in the Contingency Fund of India, मतलब इसको Contingency Fund of India में रखा गया नहीं, इसके ऊपर ही तो विवाद हुआ था कि भाई इसको आपने पब्लिक अकाउंट में रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसके ऊपर तो पूरा निर्मला सीतारमन की एक स्पीच भी है कि इसको इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा अब ये बोल रहा है कि स्टेट का जो भी डिजास्टर रिस्क फंड है, एग्रीगेट साइज ऑफ फॉर ईच स्टेट फॉर ईच ईयर्स, वो कौन रिकमेंड करेगा? फाइनेंस कमीशन। कि हर स्टेट के पास कितना होना चाहिए वो कौन रिकमेंड करेगा? फाइनेंस कमीशन। ये काफी ज्यादा न्यूज में भी आया आफ्टर कोविड-19 के चलते, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या अनाउंस किया था बेसिकली कि जो स्टेट्स हैं दे कैन स्पेंड 50% ऑफ द स्टेट डिजास्टर रिस्क फंड जो है उसको वो कोविड-19 रिलीफ की फॉर्म में दे। पहले ये 35% था, अब इन्होंने बोला है कि आप भाई 50% रिलीज करिए क्योंकि सेंटर के पास भी इतना पैसा नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बिल्कुल सही है कि इसको रिकमेंड कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। और ये भी आपका पब्लिक अकाउंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बिकॉज कोविड-19 को ये माना गया कि इट इज लाइक अ नोटिफाइड डिजास्टर, तो इसीलिए ये नोटिफाइड डिजास्टर है तो आप पैसा रिलीज कीजिए। सो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत गठन हुआ था। इसके कुछ सेक्शंस है, इफ यू वांट टू डू यू कैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। अगेन मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लास में कराया था। कब एस्टैब्लिश किया गया था? 2015 में एस्टैब्लिश किया गया था। इंडिया का पहला फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ फंड है, बिल्कुल हाँ। 2015 में इसको एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पे इसको लेके आया गया था, किसके लिए? फॉर ग्रीनफील्ड
ब्राउन फील्ड, देखो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे यार उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लास में कराया था कि इसको कैटेगराइज भी किया जाता है अंडर कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे ये किस किस के लिए होता है, इन सब चीजों के लिए होता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आबू धाबी से पहली इन्वेस्टमेंट आएगी, याद आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रहा है कि कहाँ से आएगी, आबू धाबी में। और यहाँ पे मैंने आपको क्या चीजें और बताई थी कि यहाँ पे जो ये फंड है इसके अंतर्गत, ये जो फंड है इसके अंतर्गत आपका जो इन्वेस्टमेंट है दैट कैन बी इन द फॉर्म एरियाज ऑफ लाइक, जो एनर्जी में भी हो सकता है पैसा, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो सकता है, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, किसी में भी हो सकता है। एंड रिसेंटली अभी क्या हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि दे विल इन्फ्यूज द कैपिटल अंडर इट, ठीक है, कि वो इसके अंदर जो है वो पैसा इन्फ्यूज करेंगे ताकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा इनलाइटन अप किया जा सके, ठीक है। सो दिस दे हैव बीन डिसाइडेड, सो दे विल बी स्ट्रक्चर्ड एज अ फंड फॉर फंड, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट है, इसमें स्ट्रेस किया गया रिन्यूएबल फंड में, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स अंडर, तो इस पे 2015 में आया था। एंड जब ये आया था स्टार्टिंग में तो 40,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस इसमें सैंक्शन किया गया था, ठीक है। तो चलिए, सो यहाँ पे कह रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है दैट इज, इंडिया का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड है, ये तो सही है। अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये तो वैसे गलत हो गया, ओह सॉरी, माय गुडनेस, एक सेकेंड, माय मिस्टेक। सो इसमें क्या हो गया, कौन कौन सी गलत होगी, ये वाली गलत हो, क्योंकि 1 तो सही है। चलो 3 पे निर्भर करती है, 2 और 3 पे सारी। सो सेकंड पे आ जाओ, गवर्नमेंट शेयर इन द कॉर्पस विल बी 49% इन ईच एंटिटी एंड विल, ये भी सही है कि गवर्नमेंट का शेयर जो होगा वो कितना होगा आपका 49% होगा, जो कि उन्होंने डिसाइड किया, और उन्होंने बोला है 51% हम प्राइवेट को देंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पे आ जाओ, a governing council has been set up under the chairmanship of SEBI's chairman to act as an advisory council to the NIA। यहाँ पर जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है इसके अंतर्गत जो भी आपके 2 कंपनीज हैं वो कौन सी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्टीज लिमिटेड, ये बनाई गई है, ठीक है। ये बनाई गई है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी होगी, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करे, ठीक है। इसके अलावा जो ये गवर्निंग काउंसिल की बात कर रहे हैं, दिस गवर्निंग काउंसिल विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हूम, दिस विल बी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। अब खुद बताइए ना, मेजर स्टेक होल्डर कौन है, सरकार है ना, तो सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन थोड़ी मतलब सेबी के अधीन थोड़ी छोड़ देगी। सो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो होगी एंड ये आपके एडवाइजरी काउंसिल की तरह एक्ट करेगी। सेबी के अंदर आता है लेकिन सेबी इसकी गवर्निंग काउंसिल में नहीं। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी बी ओनली। टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसको। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, पीडीएम में। अरे इस पे तो अगर आपको याद हो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए हमने यूपीएससी का सपना देख लिया गलती से, ठीक है, उससे रिलेटेड सारी कहानी है। देखो वो कहानी मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वो मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने बताई थी कि अगर आपने गलती से सपना देख लिया तो पहले आरबीआई मैनेज कर रहा था सरकारी डेट को, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट वांट्स अ सेपरेट एजेंसी एंड दैट वर्क विल बी डन बाय पीडीएमसी। पहले पीडीएमसी बना, पीडीएमसी सेल है ना, लेकिन ये फिर अच्छे से नहीं कर पाया, सो पीडीएम में बना दिया गया, ठीक है, ताकि जो भी सरकार का जो भी डेट है, पब्लिक का जो भी डेट है, सरकार का कर्जा है, उसको लेने देने का काम कर सके, ठीक है। और इसको जो है
अभी जो है इसको सिर्फ एडवाइजरी फंक्शंस दिए गए हैं, बिकॉज आरबीआई के साथ काफी बड़ा विवाद भी हो गया था, बताया था ना, बिकॉज आरबीआई तो तीनों ऑफिस संभाल रहा था तो काफी बड़ा विवाद भी हो गया। चलिए देखते हैं। सो द नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक डेट वॉज फेल्ट बाय तारापुर कमेटी। बिल्कुल हाँ, तारापुर कमेटी ने फेल्ट किया था 2015 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अरुण जेटली, तो उन्होंने पीडीएमए के बारे में बोला था कि भाई पीडीएमए बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट पर्सन थे, उससे पहले पीडीएमसी के बारे में भी बोला गया। चलिए इसके बाद, इट इज नीडेड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आरबीआई विच हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड और लो कॉस्ट फाइनेंसिंग लेके आना भी उसकी जिम्मेदारी थी। तो काफी ज्यादा बायसनेस हो रही थी, बिकॉज यू नो कि बैंक रेट के साथ सरकारी रेट्स मैच करने चाहिए एंड ऑल, इसीलिए इसको बनाया गया। सो आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट। देखो मैंने डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन करने बैठती तो मुझे 1 घंटा चाहिए था, दैट कैन नॉट बी फिजिबल। एमसीक्यू की क्लास है, कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने करा दिया एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने आपको इसको मॉनेटरी पॉलिसी में कराया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको बताना है, अच्छा ये मैच द फॉलोइंग, एक सेकेंड, ये ऐसे डज नॉट और ये बॉन्ड है इधर वाला और इधर वाला आपका क्या है, करेक्टर। आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कौन सा होगा, ऑफ कोर्स जिसका इंटरेस्ट क्या हो, वेरिएबल, वही होगा ना फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, जिसमें कभी इंटरेस्ट रेट कितना है कभी इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है। और इसको कौन ऑफर करेगा, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें कुछ ना कुछ लॉक इन पीरियड रहता है। सो ये तो हो गया सही, तो 1 सही जैसे, तो ये गलत। अच्छा डी ऑप्शन इज 1 2 3 4, बिकॉज आई होप आपको डी ऑप्शन नहीं दिख रहा हो। थर्ड, सेकेंड इज कंसोल बॉन्ड। कंसोल बॉन्ड को आप एक और नाम से भी जानते हो, दैट इज परपिचुअल बॉन्ड। ये जैसे कि आपकी जो भी फिक्स्ड इनकम होती है ना, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी विद नो मैच्योरिटी डेट, उस टाइप का होता है। सो आप इसको एक तरह से इक्विटी टाइप का बॉन्ड कंसिडर कर सकते हैं रादर देन डेट, क्योंकि आपके इक्विटी में होता है कि आपके पास फिक्स्ड इनकम, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द थिंग रिलेटेड टू इट, ठीक है। सो ये क्या होते हैं आपके, दिस आर बेसिकली व्हाट, दीज आर अ टाइप ऑफ इक्विटी। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। ये मैंने नहीं कराया हुआ, और ये ना मतलब आई गेस न्यूज़पेपर में आया था, एक्सप्लेन्ड पेज में था कहीं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। नेक्स्ट इज एक्यूरल बॉन्ड्स और जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड नाम पता लग गया आपको, तो इसका आंसर क्या हो गया, जिनके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 आर राइट, ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड्स के ऊपर तो कोई भी मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये तो आपके इक्विटी की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बॉन्ड्स भी होते हैं जिनका नाम है सीरियल बॉन्ड्स, जिनमें मैच्योरिटी पीरियड होता है, दैट आर नोन एज सीरियल बॉन्ड्स, ठीक है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर, तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। एंड दोज पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो। चलो थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ। पहले तो ये बोल रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसको, अरे भाई ये तो बनाई इसलिए गए ताकि ये करें, सो ये तो गलत हो गया। सो आइदर आंसर विल बी दिस और दिस। अच्छा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग किस लिए होती है, बिकॉज आपको पता है बैंक यूजुअली लोन बड़े बड़े लोगों को देंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनाया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा आपकी आ जाएगी हाउसिंग, सोशल इंफ्रा एंड रेन्यूएबल एनर्जी, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। सो सोशल, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में समझ में आ गया क्या कुछ आ गए। सो ये सब आते हैं ताकि एटलीस्ट इनको भी पैसा दिया जा सके।
अभी रिसेंटली इसमें स्टार्टअप्स इंक्लूड करे गए हैं, तो ये बिल्कुल सही बात होगी कि रिसेंटली इसमें क्या किया गया, स्टार्टअप्स इंक्लूड किए गए। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी लिमिट्स इंक्रीज करेगी, ठीक है, बिकॉज स्टार्टअप्स को देखो अलग से नहीं डाला, लेकिन स्टार्टअप्स को एमएसएमई की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। एंड बस इनको ये दिखाना होगा कि में काम किया। नेक्स्ट, बैंक क्रेडिट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्सटेंडेड फॉर द ऑन लैंडिंग ऑल्सो टू द मेंबर्स, ये भी एलिजिबल हैं, बिल्कुल। तो आंसर इसीलिए क्या हो गया, सी। सब कोई एलिजिबल है इसके लिए, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। एंड इसमें मैक्सिमम लिमिट इज 40% कि उनको 40% एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, coming to the next question, and this is the last question for the day. So the question is, consider the following statements. So the first statement is, development finance institutions, DFIs, they are set up to provide short term quick loans to prevent mismanagement of asset liability for infrastructure sector. अब this is something which you should, कि क्या कौन क्या है, कौन क्या नहीं। सो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली प्लान कर रही थी कि एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया जाए, ताकि जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है ना, शॉर्ट टर्म नहीं है, डेवलपमेंट है ना, देखो डेवलपमेंट क्या होगी, लॉन्ग टर्म। और इसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर दिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किए तो कहीं भी शॉर्ट टर्म तो हो ही नहीं सकता ना। तो गेस वर्क के साथ इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते थे कि आंसर क्या होगा। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा उसने, एक सेकंड, इनकरेक्ट पूछा है, तो भाई साहब ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरे पे आ जाओ। सो यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बाकी सब चीजें सही। तो दूसरा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन पॉलिसी, जो भी आपकी किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन से रिलेटेड है। अलाउ सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, यार ये क्यों करेंगे, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर तो बाहर है ना, इनका इंडिया में तो कोई काम धंधा नहीं होगा ना। एंड वैसे भी आपको पता हो कि इसको रिप्लेस करके वी हैव SCZ जो है वो अलाउ करते हैं, ना कि ये तो पुरानी हो चुकी है, तो ये तो अलाउ ही नहीं करेगी, तो ये तो गलत होगा, बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। इसी के अधीन तो गिफ्ट बना ना आपका गुजरात में, गांधीनगर में, ठीक है। सो ये चीज आपको दिमाग में रखना। थर्ड पे आ जाओ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसकी स्थापना करी गई थी 1962 के अंदर, नहीं पता यार मुझे। आफ्टर इंडो चाइना वॉर के बाद, एज अ थिंक टैंक टू प्रोवाइड एडवाइजरी टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, ठीक है। एंड ये आपका एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इतना मुझे पता था। सो इसने अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत हो गया कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो इसलिए गलत। वैसे ये बना कब था, ये बना था 1974। सो इसीलिए आंसर क्या होगा, सारी की सारी ऑप्शंस गलत है, आंसर विल बी, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया, सो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बिकॉज यू विल गेट द PDFs एंड लिंक्स ओवर हियर। इसके अलावा एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप, वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना। अरे फोन में डाउनलोड करके रख भी लोगे तो यार क्या हो जाएगा, कुछ होने वाला थोड़ी है। एटलीस्ट कभी कभार फ्री हो तो कोई कोर्स ही देख लिया, ठीक है, कुछ पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, कोर्स देख लिया फ्री का, ठीक है। सो ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।